ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि सपोज़ मुझे कोई भी काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है या कोई भी काम करना है, तो पहले क्या करोगे आप, उसकी डिज़ाइनिंग करोगे किस तरीके से, यानी पहले क्या बनाएंगे, उसका एक रफ स्केच बनाएंगे। जैसे फैशन डिज़ाइनर भी जो होते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी है कपड़ा लेके सीधा सिलना शुरू कर देते। पहले क्या करते हैं, उसका रफ स्केच बनाते हैं, फिर उसका प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाते हैं, देन उसको स्टिच या काटना जो भी है वो करते हैं। वैसे कंप्यूटर में जब भी प्रोग्रामिंग होती है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, अपने माइंड में उसका उस प्रोग्राम का डायग्राम बनाते हैं। देखो, एक जो अच्छा प्रोग्रामर होता है, या आप लोग भी जब प्रोग्रामिंग करोगे, जब आगे प्रोग्रामिंग करना शुरू करोगे या कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, खास करके प्रोग्रामिंग तो क्या है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, अपने कंप्यूटर में टाइप किया, रन किया, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर एरर आएंगे, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा, वो एरर क्या होंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो वैसे ही क्या है कि कंप्यूटर में जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, तो यहाँ पे अभी जब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तब तो आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं हर प्रोग्राम से पहले। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे अपना, आपका 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट है, 6th सेमेस्टर में क्या है, मेजर प्रोजेक्ट है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका एल्गोरिथम भी होना चाहिए और फ्लो चार्ट भी होना चाहिए। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट तभी माना जाएगा जब एल्गोरिथम भी होगा, फ्लो चार्ट भी होगा। और मैंने बताया था आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट क्यों बनाना है, क्योंकि हम जो अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती नहीं है। अगर आती तो वो आपसे क्यों बनवाते प्रोजेक्ट। तो उनको भी तो समझाना पड़ेगा, भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, या ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मेनली कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम हम कौन सा बनाएंगे, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और प्रॉब्लम कौन सी होगी, जो सॉल्व नहीं हो रही है। जो सॉल्व हो चुकी है उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे क्या। कोई आपको ये बोलेगा एटीएम का प्रोग्राम बना के दो, तो बनी बनाई है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ टूल यूज़ करते हैं। उस टूल में आपका पहला टूल आता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए एल्गोरिथम, उसके बारे में लिख लीजिए। The set of rules, the set of rules that define the set of rules that define how the set of rules that define how particular the set of rules that define how particular problem how particular problem can be solved the set of rules that define how particular problem can be solved in finite, इन अलग है, फाइनाइट है अलग है, ठीक है, इनफाइनाइट मत कर देना, इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम की जगह कर दो स्टेप्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इज नोन एज algorithm. The set of rules that define how problem can be solved in finite number of steps is called algorithm. ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम लिखने के वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। बस क्या है कि आपको स्टेप्स में लिखने पड़ेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, और एक स्टार्ट होगा एक एंड होगा, यानी यूज़र को पता चलना चाहिए कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये लिख लो, वी हैव टू फॉलो, आगे लिखिए इसमें, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स which are
we have to follow some rules which are, पहला लिखिए, an algorithm, we have to follow some rules which are, पहला लिखिए, an algorithm begins with start, कैपिटल में लिखेंगे START, एन एल्गोरिथम बिगन विथ स्टार्ट, यानी हमेशा एल्गोरिथम जब भी आप लिखेंगे तो यू हैव टू राइट स्टार्ट इन कैपिटल, आपको कैपिटल में स्टार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसका रूल है। सेकंड लिखिए, इट एंड विद स्टॉप, इट एंड्स विद स्टॉप, स्टॉप भी कैपिटल में लिखना पड़ेगा, स्टार्ट कैपिटल में लिखना है और स्टॉप कैपिटल में लिखना है, ये इसका एक रूल है। तीसरा लिखिए, ईच इंस्ट्रक्शन written on, each instruction written on one line, हर इंस्ट्रक्शन एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, एक लाइन में एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एक लाइन में 2-3 इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते, ठीक है। देखिए, ईच लाइन have a sequence, each line have a sequence like step 1, step 2 एक्सेट्रा, यानी आपको स्टेप की नंबरिंग भी करनी पड़ेगी ताकि लोगों को लॉजिक समझ में आए कि इस तरीके से लॉजिक चल रहा है 1 2 3 4। अगर मैं नंबर नहीं करूँगा तो फिर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं या आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने 4 लाइन लिखी, अब सब तो पढ़ेंगे कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे पढ़ेंगे, आप बोलोगे नहीं तीसरा पहले है फिर दूसरा बाद में है, तो आपने लिखा है तो आपको तो समझ में आ रहा है, आपने किसी भी ऑर्डर में लिखा है, लेकिन दूसरे को जो पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उसकी सिक्वेंसिंग नहीं की है, तो आपके सिक्वेंसिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। चलिए इतना ही ठीक है, बाकी और भी रूल्स हैं वो छोड़ दो, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे आपको रूल्स क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। देखो, एल्गोरिथम सबसे आसान तरीका है किसी भी लॉजिक को समझाने का, ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं और 2-3 लॉजिक यूज़ होते हैं, वो भी इनको भी आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे स्टेप 1 लिखो, आप लाइन 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप 1 मैं लिख रहा हूँ, आप लाइन 1 लिख दीजिए, केस 1 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, 1 2 3 भी लिख दीजिए, वो भी चल जाएगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आप। हाँ, जनरली स्टेप 1 स्टेप 2 लिखोगे तो इस पर मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरा क्या है कि आगे दूसरों को समझने में भी आसान होगा क्योंकि सब लोग इसी हिसाब से प्रोग्रामिंग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा फ्लो चार्ट एल्गोरिथम। तो लिखिए पहला एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम, एक्सरसाइज 1 करके लिख सकते हैं आप चाहे तो, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड, write an algorithm to add two numbers, write an algorithm to add two numbers and print its sum, and print its sum, 2 नंबर को ऐड करना है और उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में वही वाला कॉन्सेप्ट लगता है जो हर जगह लगता है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका
आंसर भी निकल गया एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें सिंपल लिखा है कि 2 नंबर है उसका सम ऐड करना है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि यूज़र द्वारा इनपुट दिया जाएगा या बाहर से इनपुट आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर आपने खुद ही डिफाइन करने हैं और उसका सम भी खुद ही प्रिंट करना है। तो पहला स्टेप हमेशा आएगा स्टार्ट, स्टेप 1, मैं लिख रहा हूँ सेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, बीच में कॉमा लगा सकते हैं। 2 नंबर की बात हुई है। ठीक है, अब कंप्यूटर में क्या है कि हम डायरेक्टली नंबरों को ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं उसके लिए वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल क्या है, छोटा सा एक मेमोरी लोकेशन है, या नॉर्मल भाषा में बोले तो एक बर्तन है, कंटेनर है। इंग्लिश में कंटेनर बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, बर्तन ही बोलेंगे। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन या एक कंटेनर है जिसके अंदर ये वैल्यू आके फिट होगी। वो वैल्यू क्या करेगी, वहाँ पे जाके रिसाइड करेगी, रहेगी। ठीक है, तो हमने 2 मेमोरी लोकेशन बना दी, ए और बी, 2 वेरिएबल बना दिए और उसके अंदर 10 और 20 को प्लेस कर दी। ठीक है, स्टेप 2, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक और वेरिएबल लिया मैंने, एक और मेमोरी लोकेशन लिया और उसके अंदर क्या किया, ए और बी को प्लस कर दिया। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल ऑपरेटर यूज होंगे। ठीक है, स्टेप 3, प्रिंट C, और उसके बाद ठीक है, सेट ए इज इक्वल टू, अच्छा अगर आप सेट नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन सेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या है कि प्रोग्रामिंग मुझे आती है, आप लोगों को भी आ जाएगी। जब आप फ्लो चार्ट एल्गोरिथम लिखोगे तो आप लोगों की प्रोग्रामिंग आएगी, लेकिन मुझे इसको एज सिंपल एज रखना है कि एक नॉर्मल आदमी जिसको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, एल्गोरिथम को हमने इतना सिंपल रखना है कि एक ऐसा आदमी, जैसे आप लोग अभी प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, किसी को आती है किसी को नहीं आती, तो आप लोगों को समझ में आ जाए, मैं किसी को दिखाऊं तो उसको भी समझ में आ जाए, मुझे एज सिंपल एज रखना है। ठीक है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं रखना कि वो फ्लो चार्ट का जो रूल्स हैं वो भी तोड़ दे और सब कुछ कि हिंदी में लिख दिया या बिल्कुल लिख दिया कि, या सीधा आप लिख रहे हो कि 10 + 20 प्रिंट 10 + 20, तो उसका कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक बनेगा नहीं। ठीक है, ये जो लॉजिक है इसमें क्या होगा कि आप वैल्यू चेंज कर दो तब भी सेम आउटपुट आएगा। C इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर मैं 10 को जगह 100 करता हूँ और 20 की जगह 50 करता हूँ तो तब भी वो उसको ऐड करेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग का मेन मकसद ही ये होता है कि हम एक कोड को बार बार रीयूज़ कर सके, कोड का रीयूज़ हो सके, भले ही वैल्यू चेंज हो सके। वेरिएबल क्यों बोला मैंने, इसका नाम ए और बी का नाम वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, जितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इट्स वैल्यू में बी चेंज, मे बी वेरी करेगा, अलग अलग वैल्यू होगी, हमेशा फिक्स वैल्यू नहीं होगी, स्टैटिक वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसलिए उसका नाम वेरिएबल रखा है। इसमें किसी को कुछ तकलीफ, दुख, किसी को कोई शंका, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है? चलो लिखो फिर, एक एल्गोरिथम आप लोग ट्राई करो। सेम चीज़ है, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम WA लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम WA लिख लेना। टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर, यानी अगर 5 है तो
ठीक है, बना के देखो, ट्राई करो आप लोग। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना तो क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। तो यहाँ पे नंबर एक ही बात हो रही थी तो मैंने दूसरा वेरिएबल हटा दिया, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप फालतू में मेमोरी वेस्ट नहीं करोगे कंप्यूटर की। सी इज इक्वल टू ए स्टार ए। कंप्यूटर में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मल्टीप्लाई एक्स यूज़ नहीं होता, क्या यूज़ होता है आपका, स्टार, क्योंकि एक्स वहाँ पे अलग वेरिएबल है, एक्स अलग वैल्यू है और स्टार अलग वैल्यू है, तो स्टार मल्टीप्लाई के लिए असाइन हुआ है। लेकिन आप एल्गोरिथम में एक्स भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप एल्गोरिथम लिख रहे हो तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन के लिए एक्स लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, इसे एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार बोलेंगे या एस्ट्रिक बोलेंगे, कंप्यूटर की भाषा में एस्ट्रिक बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद सी में हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो आ गया है और हमने प्रिंट में सी को कर दिया है, ठीक है। इसमें किसी को कोई शक, कोई संदेह? चलो अब हम करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, क्योंकि असली प्रोग्राम वही होगा जो यूज़र से इनपुट ले, ठीक है। ऐसा कोई प्रोग्राम थोड़ी आपने रन कराया आउटपुट आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि जब भी ऐसा प्रोग्राम ही चलेगा ना कि आप एटीएम में पैसे डालो, अमाउंट डालो तभी पैसे निकले, ऐसे थोड़ी कि कार्ड डाला 10,000 निकल गए, अकाउंट में 2 रुपये पड़े। तो आप जितना अमाउंट चाहते हो उतना निकले, तो उसके लिए क्या चाहिए, यूज़र से इनपुट चाहिए। आप अमाउंट डालोगे तभी निकलेगा, ठीक है। तो लिखो राइट एन एल्गोरिथम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो WAA। राइट एन एल्गोरिथम in which user enter any number, user enter any number and you have to find, write an algorithm in which user enter any number and you have to find it is odd or even, ठीक है। यूज़र ने कोई भी नंबर डाला, अब मुझे नहीं पता कौन सा नंबर डालने वाला है यूज़र, और मुझे पता करना है कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में जब भी आपको डिसीजन लेना होता है, यानी मुझे डिसाइड करना है कि जो भी नंबर आ रहा है वो ऑड है या इवन है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ कंडीशन का यूज़ किया जाता है। इफ़ मतलब अगर कोई भी चीज़ आप डिसाइड कर रहे हो तो या तो यस होगा या नो होगा। मैंने कुछ चीज़ पूछी आपसे तो आप उसका जवाब यस या नो में दोगे, ठीक है। मे बी वाला तो चलेगा नहीं काम, या आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैंने कोई भी चीज़ पूछी या तो वो सत्य होगी या असत्य होगी, ठीक है। तो कंप्यूटर में यही चलता है, आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कंप्यूटर में जब भी आप इफ़ कंडीशन लगाओगे तो उसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। यस या नो कंप्यूटर में नहीं चलता, कंप्यूटर में चलता है ट्रू या फॉल्स। तो कोई भी नंबर इवन नंबर है उसको कैसे पहचान करेंगे, इवन नंबर की क्या पहचान होगी या ऑड नंबर की? देखो प्रोग्राम बना रहे, पहले लॉजिक क्लियर होगा तब तो प्रोग्राम बनाएंगे। तो इवन नंबर कैसे पहचानेंगे, मैंने लिखा 9, तो इवन है या ऑड है? ऑड है, देख के पता चल रहा है ऑड है। लेकिन कैसे, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, प्रोग्राम कैसे बनाओगे? अब हम देख तो नहीं सकते ना यूज़र नंबर क्या डाल रहा है। अभी एटीएम में खड़े होकर देख सकते हो कितना अमाउंट डाल रहा है, और कितने एटीएम में खड़े हो जाओगे? 19,000 तो SBI के एटीएम है, तो मैं एक एक एटीएम में खड़े होकर देख तो नहीं सकता हूँ कितना अमाउंट डाल रहा है। तो आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें जो लॉजिक है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको उस पर डिसीजन ले, ठीक है। तो 9 को मैं कैसे लॉजिकली बताऊंगा कि ऑड है इवन? 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल में नहीं है का मतलब मुझे 2 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करके क्या चीज़ चेक करेंगे हम, क्वोशिएंट चेक करेंगे या रिमाइंडर चेक करेंगे?
क्वेश्चन चेक करेंगे कितने से जाएगा। तो 4 चेक करेंगे या 1 चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे या 4 चेक करेंगे। सपोज यहाँ 8 होता तो क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। अब हम इवन नंबर और नंबर चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे नंबर इवन है कि नहीं, क्योंकि हम इवन ही चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब क्या है, लीव्स नो रिमाइंडर। वो नंबर जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, पूरे डिवाइड होने का मतलब क्या है, लीव्स नो रिमाइंडर, दैट्स आर इवन नंबर। और जो रिमाइंडर रहता है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो मुझे रिमाइंडर चेक नहीं करना है 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है। मुझे बस ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, नहीं तो क्या है, क्योंकि मेरे पास 2 ही तो है, इवन या ऑड है, तीसरा नंबर तो कोई है नहीं ना। ठीक है, तो इसमें हम यही चेक करेंगे कि अगर 0 है तो क्या है, वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, एक तो यूज़र से इनपुट लेना है। पहला काम क्या है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो जब भी यूज़र से आप इनपुट लोगे तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है रीड। रीड मतलब मेमोरी में जो भी वैल्यू एंटर की है उसको रीड करना है। ठीक है, तो आप रीड लिखोगे और कोई भी एक नंबर ले लो ए। अब मुझे यहाँ नंबर सेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर यूज़र डाल रहा है। ठीक है, वो आएगा कहीं से। रीड ए। अब मैं बोलता हूँ इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मॉडुलस क्या है, अच्छा ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 ये लिखेंगे तो प्रोग्राम के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एल्गोरिथम के हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि मॉडुलस मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों को अभी पता नहीं मॉडुलस क्या है। तो पहले हमने बोला q इज इक्वल टू n डिवाइडेड a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, a डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ठीक है, यानी हमारे पास ये आ गया। और रिमाइंडर के लिए हम क्या कर रहे हैं, a माइनस a इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इफ r इज इक्वल टू 0 तो इसी के साथ लिखना पड़ेगा हमें नंबर इज इवन एल्स नंबर इज ऑड। एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। प्रिंट एल्स प्रिंट और उसके बाद स्टॉप। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन नॉर्मल मल्टीप्लाई का यूज़ कर लो, अभी फिलहाल एक्स ही यूज़ कर लो मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन निकाल लिया और फिर रिमाइंडर। यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्यू आएगा, क्यू इंटू 2। ये तो आ लो, फिर इसको समझते हैं क्या है। कोई भी एक नंबर मान लो, सपोज मैं मानता हूँ 12। ठीक है, आर क्या हो रहा है आपका, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 6 आएगा।
आर नहीं क्यूब, आर क्या होगा आपका 12 माइनस 6 इंटू, तो हो जाएगा 12 माइनस 12 इजिकल टू, अब हम चेक करेंगे रिमाइंडर क्या जीरो है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा नंबर इज इवन, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है कुछ और है तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। लीप ईयर सुना ही होगा आप लोगों ने, लीप ईयर क्या होता है लीप ईयर? क्या होता है लीप ईयर? 366 डे होते, तो 366 डे कैसे चेक करोगे? 4 से डिवाइड होता है, 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको चेक करना है कि वो 4 साल में एक बार आता है, तो हम क्या करेंगे 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर वो 4 से पूरा डिविजिबल है यानी रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो वो क्या है लीप ईयर। तो लिखो राइट एन एल्गोरिथम टू चेक, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक, राइट एन एल्गोरिथम में WA लिख लिया फटाफट, टू चेक एंटर ईयर इज लीप ईयर और नॉट, राइट अ algorithm to check enter year is leap year or not, entered year, entered year is leap year or not। डाला गया ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम भी हम बनाएंगे, अभी एल्गोरिथम कर रहे हैं, यही प्रोग्राम है, आप लोगों की यही रिपीटिव यही चीज़ें आती रहती जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में भी यही आते हैं, इससे बाहर के नहीं आते, और जब किस्मत ख़राब होती है तो फिर ठीक है। यहाँ तो फिलहाल आ जाते हैं, डोएक में तो पूरा पेपर चेंज हो गया था, बताइए हर साल चेंज हो गया था। तो लॉजिक यही लगाना है आपने, बस ये आप देखना है कि डिवाइड किससे होगा वो। ये जो 366 हो गया ना, ये क्या है सर? ईयर तो एंटर ईयर है, यूज़र ईयर डालेगा ना, जैसे 2008 डाला तो आपको चेक करना है कि 2008 लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना 4 से, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है ना, अकरेंस उसका 4 ईयर में एक बार, तो 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लीप ईयर है। थ्री 66 में नहीं जाना, 366 में नहीं जाना, 4 से करना है, 366 तो ढूंढते रह जाओ, पहले एक अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा टू फाइंड कि ईयर में कितने दिन थे, वो अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर तब ये प्रोग्राम बनेगा। कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड करो उसे, ये लॉजिक में लगा, कोई भी एक ईयर डाल के देखो, चलो अब इसमें प्रोग्राम तो बहुत है करने में, ऐसे तो सारे प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन टॉपिक ख़त्म नहीं होगा फिर। अब लूप में आ जाते हैं, ठीक है। लूप में क्या होता है कि हमें प्रोग्रामिंग, देखो किसी चीज़ को अगर 10 बार लिखना है तो सेम कोड को हम 10 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेम कोड को 10 बार लिखने से क्या होगा कि आपका एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, दूसरा क्या है कि कंप्यूटर में भी अननेसेसरी कोडिंग बढ़ेगी, जितना ज़्यादा कोडिंग बढ़ेगी उतने ज़्यादा प्रोग्राम की क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं लूप्स, लूप्स मतलब किसी भी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है। सेम प्रोसीजर हो रहा है, 10 बार करना है तो आप क्या करोगे लूप का इस्तेमाल करोगे। जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है लेकिन किसी ने बोला 4000 बार लिखो, तो मैं 4000 बार हेलो वर्ल्ड लिखता रहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेट मैं बोलूँगा कि हेलो वर्ल्ड जो लिखा है उसको 4000 बार रिपीट कर दो, तो 4000 बार वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा।
तो यहाँ भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम में भी लूपिंग का यूज़ होता है, और जाहिर सी बात है जब प्रोग्राम बनाओगे तो लूप्स का यूज़ होगा, तो उसका एल्गोरिथम भी लिखना पड़ेगा आपको लूप्स का। तो कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट फर्स्ट 10 natural number. Write an algorithm to print first 10 natural number. Write an algorithm to print first 10 natural number. क्या होते हैं नेचुरल नंबर? एक से शुरू होता है। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट 10 ऑड नंबर आएगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को प्रिंट कर देंगे। इवन यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट होगा, इवन नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, वो छोड़ो, इतना डिटेल में अभी नहीं जाते। तो हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। तो रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सेट करो a इज इक्वल टू 1। नेचुरल नंबर है तो 1 सेट करोगे, होल नंबर होगा तो 0 सेट कर दो। ठीक है, a को 1 सेट किया, a को प्रिंट कर दिया और a में 1 बढ़ा दिया। ठीक है, और चेक कर रहे हैं हम कि a 11 से छोटा है या नहीं है। अगर है तो रिपीट करो स्टेप 2 एंड 3 को, एल्स लगाओ ना लगाओ। ठीक है, जरूर नहीं है एल्स लगाओ। एल्स अंडरस्टूड होता है कि अगर आपने एल्स नहीं लगाया तो वो अंडरस्टूड होता है कि एल्स होगा। ठीक है, अगर वो 11 के बराबर हो जाएगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग, एक बार ट्राई करो, हो जाएगा तो ठीक है। राइट एन एल्गोरिथम to count write an algorithm to count total number of even number. Write an algorithm to count total number of even numbers between 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कितने इवन नंबर आएंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। 50 ही होंगे कितने में, लेकिन प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, ये आप करो, फिर कल हम करेंगे फ्लो चार्ट। कल हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के बारे में। आज इतना ही कर दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट थ्योरी में आएंगे।